हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है और सब्जेक्ट का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी यूनिट फर्स्ट को शुरू कर दिया है, जहां हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन की बात की थी। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत से कि हमें क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड होती है। फिर हमने देखा था कि पाइथन क्या होता है। उसके बाद हमने पाइथन के फीचर्स को, उसकी इंपॉर्टेंस को, फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन को, कीवर्ड्स को, आइडेंटिफायर्स को, कमेंट्स को और लास्ट में कवर किया था वेरिएबल्स को। ये सारा कंटेंट हमने अपने यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 1 में कवर कर लिया है। आज हमारा यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 2 है। आज हम क्या कवर करेंगे? आज देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में और उसके अलावा डेटा टाइप से जितने भी एकेटीयू ने पहले क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसे जैसे कंटेंट को, टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे, आपके जो पीवाईक्यू हैं वो भी आपके कवर हो रहे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। मैंने आपसे लेक्चर फर्स्ट में ये सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो जो पहली यूनिट होती है वो फाउंडेशनल होती है, वो इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हमने इसमें देखा था कि पाइथन के वेरिएबल्स हमें पढ़ने होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए लेक्चर फर्स्ट में। हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन ब्लॉक्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिक्स की बात हमने कर ली है, डेटा टाइप्स की बात हम आज करने वाले हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू हैं, जो डेटा टाइप से आपने एकेटीयू ने पूछे हैं आपसे पिछले कुछ वर्षों में। ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंटेंट कवर करने के साथ साथ कवर हो रहे होंगे। वीडियो के एंड में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया है और कैसे अपने एग्जाम में हम इनको आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन ऐप पे बीटेक सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है, जहां आपके सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉम्बो 11 सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपका मैथ्स 4 भी इंक्लूड है। ये सारा कंटेंट अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी सिलेबस आपको कराया जाएगा। आपको हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, एग्जाम के लिए क्विकली रिवाइज करने के लिए 1 शॉट मिलेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स हमारा है, ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। आप जिस भी ब्रांच के हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंगली कोर्स में एनरोल करके अपनी टाइमली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं CSIT और उनकी अलाइड ब्रांचेस के लिए, फिर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, ईसी के लिए, मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए। तो सभी ब्रांचेस के लिए कोर्स अवेलेबल है। आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, साथ में मैथ्स 4 आपको मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी ब्रांच के हो या उसकी अलाइड ब्रांच के हो, ये सब्जेक्ट सभी को पढ़ना होता है, ये कॉमन टू ऑल है। तो पाइथन तो आप सबको पढ़ना ही है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। क्या होता है डेटा टाइप? नाम से ही क्लियर होगा, जिसका टाइप डेटा, मतलब कि आपका जो डेटा है जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, उस डेटा का क्या टाइप होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे प्रोग्राम में जो डेटा है वो 10 है, तो इस 10 का क्या टाइप है? इस 10 का टाइप है इंटीजर। ये 10 मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है। या मैंने कहा कि मेरा जो डेटा है वो किसी का नाम है, वो रिया है, तो रिया क्या है? रिया एक डेटा है और इस रिया का टाइप क्या है? तो ये रिया हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो बेसिकली अपने प्रोग्राम में जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं, उन वैल्यूज का क्या टाइप है, वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो फ्लोटिंग वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है, इस चीज को कहा जाता है डेटा टाइप्स। यहाँ पे देखो लिखा है, इन पाइथन डेटा टाइप्स कैटेगराइज द काइंड ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड्स विच डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। समझते हैं इस बात को। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में। वहां मैंने आपको सिखाया था कि वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना मनचाहा वेरिएबल का नाम रखते हो। बस वेरिएबल का नाम रखते टाइम जो रूल्स हमने सीखे थे उन रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है। तो लेट अस सपोज मैंने रख दिया वेरिएबल का नाम नेम, एक वेरिएबल जिसका नाम नेम है और एक वेरिएबल जिसका नाम एज है। ये दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, नेम और एज। नेम में मैंने डाल दी है वैल्यू
ABC, कोई नाम है किसी का ABC, ये मेरे नेम की वैल्यू है, और एज में मैंने डाल दिया है 20। तो यहां पर डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो टाइप है डेटा का कि आपका जो वेरिएबल है उसने किस टाइप की वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं नेम नाम के वेरिएबल की, तो इसने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। या मैं बात करूं एज नाम के वेरिएबल की, तो इसने 20 यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। तो आपके प्रोग्राम में एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या होने वाला है। और जिस तरह की वैल्यू वो होल्ड करता है उसी तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अगर किसी ने इंटीजर होल्ड कर रखा है तो उस पर इंटीजर वाले ऑपरेशन अप्लाई होंगे। अगर किसी ने स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड की हुई है तो उस पर स्ट्रिंग वाले जो ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म होंगे। क्लियर है बात? Because Python is dynamically typed, you do not need to declare a type explicitly. It is inferred at runtime. इस बात का मीनिंग क्या है? तो जैसे कि आप सबने C लैंग्वेज पढ़ी है, C में क्या होता था कि सबसे पहले जब मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ प्रोग्राम में, तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरा ये वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है। इफ यू रिमेंबर, तो कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने मेरे वेरिएबल बनाया इंट नाम, ए नाम का, और मैंने कहा कि ए इंट नाम का वेरिएबल होगा, मतलब कि इसके पहले ही मैं लिख दूंगी इंट ए और यहां पे लगा दूंगी सेमीकोलन। तो हम क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर, हम खुद ही अपने वेरिएबल्स का जो टाइप होता है वो बताते हैं कि ए इस टाइप का होगा, या मैंने कोई बनाया फ्लोट टाइप का तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्टली अपना वेरिएबल बनाते हो, उस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कराते हो, और जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो पाइथन खुद ही रन टाइम पे ही पता लगाता है उसमें स्टोर हुई हुई वैल्यू से कि उस वेरिएबल का टाइप क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि नेम एबीसी और एज 20, ये दो वेरिएबल बना लिए मैंने अपने प्रोग्राम में। अब जब ये प्रोग्राम मैं रन करूंगी तो मेरा पाइथन खुद ही इनमें जो वेरिएबल्स में जो वैल्यू मैंने स्टोर कराई है, इन वैल्यू को देखते हुए अपने आप इन वेरिएबल्स का जो टाइप होगा उसे क्या करेगा, उसे पता लगा लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैं प्रिंट कराना चाहती हूं, यहाँ पे आप समझिएगा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में एक वेरिएबल का जो टाइप होता है उसे प्रिंट करा सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका मतलब कि जो नेम वेरिएबल होगा वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि उसने स्ट्रिंग वैल्यू को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर प्रोग्राम में हम चाहें तो इस बात को प्रिंट भी करा सकते हैं। कैसे? प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं हमारे आउटपुट फंक्शन प्रिंट का। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है, फिर मैं लगाऊंगी प्रिंट के ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेम नाम के वेरिएबल का टाइप प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे टाइप फंक्शन का। मैं लिखूंगी टाइप और फिर मैं लगाऊंगी टाइप का ब्रैकेट। और टाइप फंक्शन का जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जिस वेरिएबल का डेटा टाइप या टाइप आपको देखना है, आपको प्रिंट कराना है, वो आप लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो मुझे किसका देखना है, मुझे नेम का देखना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर नेम आ जाएगा। और जब मैं ये रन करूंगी तो प्रिंट होके आ जाएगा कि जो नेम है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी तरीके से आप एज का भी देख सकते हो। कैसे? अब फटाफट आप रिवाइज करो मेरे साथ। कैसे? तो पहले मैं लिखूंगी प्रिंट फंक्शन, क्योंकि मुझे प्रिंट भी कराना है। फिर मैं लिखूंगी टाइप फंक्शन, तो मैंने लिखा टाइप कीवर्ड को। टाइप कीवर्ड क्या, जो टाइप कीवर्ड है इसका टाइप का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइन हो चुका है कि जब टाइप और अंदर एक वेरिएबल का नाम आप लिखोगे तो उस वेरिएबल ने जिस तरीके की वैल्यू होल्ड की हुई होगी वो टाइप आपको प्रिंट होके आएगा, या वो टाइप आपको पता चल जाएगा। तो टाइप के अंदर क्या लिखूंगी, वेरिएबल का नाम, तो मैंने लिख दिया एज, और मैंने ये करा, मैंने टाइप का ब्रैकेट क्लोज, और ये करा मैंने प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, टाइप फंक्शन की हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप प्रिंट करा सकते हैं। और वेरिएबल का डेटा टाइप वो होता है जिस तरीके की वैल्यू उसमें होल्ड होती है, जिस तरीके की वैल्यू उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लगाया हुआ है मैंने, तो एक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसकी वैल्यू क्या है 10। तो बेसिकली मेमोरी में एक x नाम का बॉक्स होगा जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, जिसके अंदर 10 स्टोर होगा।
और यहाँ पे मैंने x का टाइप प्रिंट कराया है। तो प्रिंट टाइप किसका, x का। और जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट होके आ गया, क्या, क्लास इंट, क्योंकि हमारा जो x है वो इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कि x के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, x इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप भी प्रिंट करा सकते हो। पाइथन में कभी भी आपको वेरिएबल यूज करने से पहले उसका टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ये सी में हम करते हैं, पाइथन में हम नहीं करते हैं। पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा ये रन टाइम पे ही पाइथन देख लेता है, जब उसकी वैल्यू को वो स्कैन करना शुरू करता है। क्लियर है बात। ये हुआ हमारा डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन। अब ये हमारे पास पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले है न्यूमेरिक, जिसके अंदर मेरे पास इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है, और सीक्वेंस में मेरे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, रेंज है, और लास्ट में हमारे पास नन होता है। तो इन सारे टाइप्स को डिस्कस करने से पहले जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल्स को बना के उनके टाइप को प्रिंट भी करा पा रहे हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे वेरिएबल्स के टाइप को पाइथन जो होता है वो रन टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का होगा। तो मैंने बनाया a = 10, उसके बाद मैंने बनाया b = 20.4 और मैंने बनाया c = 15। इस तरीके से मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। या एक काम करते हैं, c की वैल्यू को स्ट्रिंग डाल देते हैं, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे राहुल। ठीक है, ये मेरे 3 वेरिएबल्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों का क्या टाइप होगा। मैं रन करूंगी, प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, बट आउटपुट पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ प्रिंट करा नहीं रही हूँ। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, इन तीनों का टाइप प्रिंट कराती हूँ। तो मैं प्रिंट कराऊंगी प्रिंट टाइप ऑफ ए। आपको सिखा दिया ना मैंने टाइप कैसे प्रिंट होगा। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन, फिर टाइप, और अंदर जिस वेरिएबल का टाइप आपको प्रिंट कराना है उस वेरिएबल का नाम। तो क्या आ गया, प्रिंट टाइप ऑफ ए। फिर मैं कराऊंगी प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बी प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट कराऊंगी मैं टाइप ऑफ सी। इस तरीके से अपने तीनों वेरिएबल्स की जो टाइप है वो मुझे प्रिंट कराने हैं। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगी तो देखो क्या प्रिंट होगा। तो सबसे पहला ए वेरिएबल मेरा इंट टाइप का है तो प्रिंट हो गया ए इंट। दूसरा वेरिएबल बी मेरा फ्लोट टाइप का है, फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू है, तो प्रिंट हो गया मेरा फ्लोट। और सी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स वाली वैल्यू है, तो प्रिंट हो गया str। इस तरीके से आपके डिफरेंट वेरिएबल्स को आप रन कर सकते हो और उनके टाइप को प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर आपको दूसरी लैंग्वेजेस की तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उनके टाइप को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो पाइथन होता है वो रन टाइम पे ही देख लेता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि कैसे वेरिएबल के टाइप को प्रिंट करा सकते हैं हम यूजिंग टाइप फंक्शन। अब एक एक करके अपने इन सभी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। नाम से ही क्लियर है कि न्यूमेरिक का मतलब कुछ नंबर्स की बात हो रही होगी। न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज इन पाइथन। तो जब आपको अपनी पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर वाली वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आप न्यूमेरिक का यूज करते हो। पाइथन सपोर्ट करता है 3 टाइप्स के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को, यानी कि 3 तरह के नंबर्स हैं जो अपनी पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। कौन कौन सा, एक हमारा इंटीजर है, एक हमारा फ्लोट है और तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, फ्लोटिंग मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक आपका रियल पार्ट होता है और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। ये सारे डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली जो नंबर्स वाले टाइप होते हैं उन्हें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। कितने टाइप के हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो इंटीजर का मतलब क्या है, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो मुझे नहीं लगता कि इंटीजर मुझे आपको बताने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटीजर सबको पता होता है। ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर हैं, -∞ से लेके +∞ तक बिना पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके इंटीजर्स होंगे। फ्लोट क्या है,
तो जब आपके नंबर्स में पॉइंट वाला पार्ट आ जाता है, डेसिमल वाला पार्ट आ जाता है, तो वो आपकी पॉइंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहां पर आपका एक रियल पार्ट होगा और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। यहां पर देखो, यहां मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स वेरिएबल के अंदर मैंने 10 स्टोर किया है और वाई वेरिएबल के अंदर मैंने 2.67 स्टोर किया है और जेड के अंदर मैंने 2 + 3j स्टोर किया है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये मेरा इंट होगा, ये क्या होगा, ये मेरा फ्लोट होगा क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। और यहां पर मैंने क्या किया है, इन तीनों लाइंस में मैंने इन तीनों का टाइप प्रिंट कराया है। अब टाइप प्रिंट कैसे कराते हैं वो आपको सिखा दिया। सबसे पहले क्योंकि आप प्रिंट भी करा रहे हो तो यूज करोगे प्रिंट फंक्शन का, तो आपने लिखा यहाँ पे प्रिंट और ये आपने प्रिंट का ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद उसके अंदर आप यूज करोगे टाइप फंक्शन का और यहां पर आप वो वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसका टाइप आपको प्रिंट कराना है। तो पहले मुझे एक्स का कराना है, फिर मुझे वाई का, फिर मुझे जेड का। तो एक्स का टाइप क्या प्रिंट हुआ, इंट, वाई का टाइप क्या प्रिंट हुआ, फ्लोट, और जेड का टाइप क्या प्रिंट हुआ, कॉम्प्लेक्स। जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी है प्रोग्राम के अंदर, उसी सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो एक्स इंट है, वाई फ्लोट है, जेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये होता है हमारे न्यूमेरिक वाले, जिसमें हमारा इंट आता है, फ्लोट आता है और कॉम्प्लेक्स आता है। आगे चलो, आगे आता है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको यहां पर हम इसका बेसिक्स पढ़ते हैं। जो सीक्वेंस है इसके अंदर आपका कौन कौन है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है और रेंज है। यहां पर हम इनके बेसिक्स की बात करते हैं। हमारी सब्सिक्वेंट यूनिट्स में हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में भी कवर कर रहे होते हैं। तो पहले इनके बेसिक्स को यहां कवर कर लेते हैं। Sequence data types are those data types which store multiple value in an ordered manner, support indexing and slicing। देखो, सबसे पहले ये समझो कि सीक्वेंस का मीनिंग क्या है। तो सीक्वेंस एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश टर्म होती है जिसका मतलब पता होता है हम सबको। सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में होना, एक लाइन बाय लाइन, एक चेन में काम होना। तो वही मतलब यहाँ सीक्वेंस का है। अभी तक जो सिंपल वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो अभी हमने देखे भी बेसिकली, उसमें क्या हो रहा है कि x = 10 है, y = 20 है, ठीक है। इस तरीके के वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल ने एक ही वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा कुछ करना है कि एक ही वेरिएबल में मुझे मल्टीपल वैल्यूज को एक ऑर्डर्ड मैनर में स्टोर कराना है, वहां पर मैं यूज कर सकती हूं किसका, सीक्वेंस का। आप समझ गए बात को। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को हमें स्टोर कराना है एक ऑर्डर्ड मैनर में। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जिस मैनर में मैं वैल्यू को असाइन करूंगी उसी मैनर में वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर होंगी, और अगर इन फ्यूचर मैं उन वैल्यूज को यूज करना चाहती हूं तो जिस मैनर में मैंने वैल्यूज को दिया था उसी मैनर में वैल्यू मुझे वापस मिलेंगी। जिस ऑर्डर में मैंने दिया है उसी ऑर्डर में मिलेंगी। जो ऑर्डर मैंने डिसाइड कर दिया वैल्यू देते टाइम वेरिएबल को, वही उनका ऑर्डर रहने वाला है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ऑर्डर्ड मैनर में मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना। हमारे पास कौन कौन से है सीक्वेंस में, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है और रेंज है। तो फटाफट एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग। मैं बार बार बोल रही हूं, यहां पे हम सिर्फ इनको बेसिक्स में कवर कर रहे होंगे। सब्सिक्वेंट यूनिट्स में ये सारे टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज, बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे। तो यहां सिर्फ बेसिक्स लेवल पे हमें कवर करना है इनको, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। अगर आप किसी भी चीज को, क्या कह रही हूं मैं, किसी भी चीज को डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड करके लिख देते हो तो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा पाइथन, तो पाइथन को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो पाइथन क्या हो गया, पाइथन स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं लिख देती हूं एज इक्वल टू डबल कोट्स में एनक्लोज्ड करके 20, तो अगर मैंने इस 20 को भी डबल इन्वर्टेड कोट्स में एनक्लोज करके लिख दिया तो ये 20 भी स्ट्रिंग हो जाता है। यानी कि इन पाइथन प्रोग्राम्स किसी भी चीज को, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, डिजिट्स हो, लेटर्स हो, कुछ भी हो,
अगर आप उसको डबल कोट में लिख देते हो, सिंगल कोट में या ट्रिपल कोट में एनक्लोज्ड करके, तो वो चीज आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, ओके। अब यहां पे अपने एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है नेम नाम का और एक वेरिएबल है सिटी नाम का। नेम के अंदर मैंने क्या कराया है, स्टोर पाइथन। तो कहीं पर मेमोरी में जाकर के एक नेम नाम का बॉक्स बनेगा मेमोरी में, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा, उसके अंदर पाइथन स्टोर होगा। इस तरीके से मेरा पाइथन स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वेरिएबल बनेगा सिटी, तो सिटी नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में जाकर के, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा, उसके अंदर स्टोर है हमारा मुंबई। तो नेम और मुंबई स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है स्ट्रिंग की, वो इस सीक्वेंस में नहीं स्टोर होती, वो फॉलो करती है इंडेक्सिंग को। क्या फॉलो करती है, इंडेक्सिंग को। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यूज जितनी भी हैं, पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं, P है, Y है, T है, H है, O है और N है, इन सारे कैरेक्टर्स को इंडेक्स नंबर असाइन होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पाइथन को हम मेमोरी में एज अ इंडेक्स कैसे स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले ये मेरा बॉक्स बनेगा जिसके अंदर पाइथन आएगा। तो P Y T H O और N, ये मेरा पाइथन आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को एक इंडेक्स नंबर असाइन होगा, और इंडेक्स नंबर शुरू होगा 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरा पाइथन जाएगा। और इसी तरीके से हमारा मुंबई भी जाएगा। तो मुंबई जाएगा MUMBAI, ये मेरा मुंबई स्टोर होगा। और मुंबई को भी क्या होगा, एक एक कैरेक्टर को, हर कैरेक्टर को स्ट्रिंग के एक इंडेक्स नंबर असाइन होता है। तो ये 0 1 2 3 4 और 5, आगे होता तो आगे तक चलता। तो आपकी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जिस सीक्वेंस में आपने स्टोर कराए हैं, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में वो स्टोर होंगे। उसी सीक्वेंस में आप उन्हें एक्सेस भी कर सकते हो, और आपके प्रत्येक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर मिलता है। और आप इन इंडेक्स नंबर का यूज करके ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आपका कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास पाइथन है, मुझे ये पता लगाना है कि पाइथन में थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि देखो मुझे तो सिर्फ ये दिखाई देगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अब बैकएंड पे इंडेक्सिंग क्या है वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट मुझे अपने प्रोग्राम में ही कुछ ऐसा पता लगाना है कि पाइथन के थर्ड इंडेक्स पे क्या आया होगा। आप पता लगा सकते हो, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि थर्ड इंडेक्स पे तो H है, बट अगर कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, बहुत ज्यादा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जहां हमें ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं, तो सबसे पहले आप लिखते हो अपने स्ट्रिंग का नेम। जब मैं कहूं कि स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं, उसका मतलब कि आपका स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में है वो आपको लिखना है। तो पाइथन मेरा नेम वेरिएबल में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नेम, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, वेट अ मिनट, ये लगा दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आप अपना वो इंडेक्स लिख दो जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू पता लगानी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी। और अगर मुझे इसको प्रिंट भी कराना है, तो इस पूरे को एनक्लोज कर दो प्रिंट के अंदर, प्रिंट नेम ऑफ 3। इसका मतलब क्या है कि नेम स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट पे प्रिंट हो जाए। तो नेम इंडेक्स में नेम स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पे क्या है, H, तो आपके आउटपुट पे जो H होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इंडेक्स नंबर का यूज करके किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आपके स्ट्रिंग में, उसको एक्सेस भी कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ स्ट्रिंग के बारे में। ये वही अपना सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने नेम स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे क्या है वो पता लगाया है। तो 0th इंडेक्स होगा, उस पे हमारा P स्टोर होगा। तो क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे P प्रिंट हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे आता है मेरे पास लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है,
स्ट्रिंग के बाद सेकंड सीक्वेंस टाइप है लिस्ट। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड अलाउ मॉडिफिकेशंस म्यूटेबल आफ्टर क्रिएशन। देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन ही कहती है कि जब आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एक ऑर्डर्ड मैनर में स्टोर करा पाते हो तो वो मेरा सीक्वेंस होता है। अब क्योंकि लिस्ट मेरा सीक्वेंस का पार्ट है तो इसकी भी वही डेफिनेशन हो गई है। बट यहां पर एक चीज लिखी है कि जो लिस्ट है वो मेरी म्यूटेबल होती है। देखो यहां पर आप दो टर्म्स पढ़ोगे, एक पढ़ोगे म्यूटेबल कि म्यूटेबल क्या है, और एक आप पढ़ोगे इम्यूटेबल कि इम्यूटेबल क्या है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज बना दी है और बनाने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, इसका मतलब वो म्यूटेबल होता है। अगर आपने कोई चीज बनाई है और बनाने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते तो वो मेरा इम्यूटेबल होता है। तो मैंने क्या कहा कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। इसका मतलब कि लिस्ट को बनाने के बाद हम लिस्ट के अंदर चेंजेस को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे पहले हम समझते हैं कि लिस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आप ये देख लो कि लिस्ट को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, तो पहले हम लिखते हैं यहां पे लिस्ट का नेम। तो आपकी मर्जी है आप अपने लिस्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। जैसे वेरिएबल्स का नाम रखते हो वैसे ही आप लिस्ट का नाम रखते हो। फिर आप लगाते हो इक्वल टू, इक्वल टू लगाने के बाद आप लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी लिस्ट के जो एलिमेंट चाहो वो डाल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहां पे डाल दिया एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा एलिमेंट 3 कॉमा एलिमेंट 4। इस तरीके से हमारी लिस्ट को क्रिएट करने का ये सिंटेक्स है। तो पहले लिस्ट नेम आएगा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स मेरी लिस्ट का नाम है, इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने अपने लिस्ट के एलिमेंट लिखे हैं। क्योंकि मेरी लिस्ट के ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रिंग है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, एप्पल मैंगो बनाना, तो मैंने इन्हें डबल इन्वर्टेड कोट्स में एनक्लोज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अपनी लिस्ट हम बना सकते हैं। अगर मुझे अपनी ये लिस्ट आउटपुट पे प्रिंट करानी है तो कैसे कराऊंगी मैं प्रिंट, जैसे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हो वैसे ही करा दो। कैसे, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करो। क्या प्रिंट करानी है, अगर मुझे ये पूरी ही लिस्ट प्रिंट करानी है तो इसका क्या मतलब है, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखूंगी, अपनी लिस्ट का नाम। तो अगर ये लिस्ट प्रिंट होगी तो इस लिस्ट का नाम क्या है, इस लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे फ्रूट्स। तो पहले देखो प्रोग्राम में मैंने फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाई है, फ्रूट्स एप्पल मैंगो बनाना। फिर मैंने कहा कि मुझे अपनी फ्रूट वाली लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो आउटपुट पे इस तरीके से ये एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट होके आ गया। अब जैसे आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की इंडेक्सिंग होती है वैसे ही आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स की भी इंडेक्सिंग होती है। मतलब कि लिस्ट का एक एलिमेंट जो है वो आपका मेमोरी में जाकर के एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। कैसे, तो अगर मैं इस वाली लिस्ट की इंडेक्सिंग करूं तो ये मेमोरी में कुछ ऐसा होगा। सबसे पहली बात ये सीक्वेंस वाला है, यानी कि जिस ऑर्डर में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो उसी ऑर्डर में वैल्यू जाएंगी। तो पहले कौन है, मेरा एप्पल, तो पहले जाएगा मेरा एप्पल, तो ये मेरा एप्पल आ गया। उसके बाद है मेरा मैंगो, तो फिर मेरा मैंगो आएगा, मैंगो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मेरा बनाना, तो यहां पर हमारा बनाना आ जाएगा। अब क्या होगी इनकी इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग शुरू कहां से कर रहे हैं हम, 0 से, तो 0 एप्पल की इंडेक्सिंग, 1 एंड 2। तो वहां पर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग होती है और यहां पर लिस्ट के एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को देख सकती हूं कि इस इंडेक्स पे मेरी स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर होगा, वैसे ही अपनी लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पे मैं ये देख सकती हूं कि अगर ये मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है तो कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर गया होगा। तरीका वही है, क्या लिखो, क्योंकि मुझे प्रिंट भी करानी है वैल्यू तो मैं लिख रही हूं प्रिंट फंक्शन का। उसके बाद यहां पे लिख के बताती हूं, पहले हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है। अब कैसे चेक कर सकते हैं हम कौन से इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है,
तो सबसे पहले लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स, कि भाई मुझे फ्रूट्स लिस्ट में देखना है। फिर आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो इंडेक्स पे आपको देखना है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे तो सेकंड वाले इंडेक्स पे देखना है कि फ्रूट्स लिस्ट में सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या है। तो फ्रूट्स लिस्ट में सेकंड इंडेक्स पे क्या है, बनाना। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा बनाना। इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स पर ये देख सकते हो कि आपकी बहुत बड़ी अगर लिस्ट है तो कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है। क्लियर हो गई बात। लिस्ट क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कराया है, जिस सीक्वेंस में कराया होगा उसी सीक्वेंस में स्टोर होती है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। और हम यहां पर लिस्ट का सिंटेक्स देख चुके हैं, कैसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को देख सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो वही लिखा है, ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जिस सीक्वेंस में मैंने वैल्यू को स्टोर कराया है उसी सीक्वेंस में वो स्टोर हुई है। हर एलिमेंट की पोजीशन होती है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। म्यूटेबल कैन बी चेंज्ड, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को भी डिस्कस करूंगी मैं। उससे पहले चलो देख ही लेते हैं, सारे पॉइंट्स न्यू है यहाँ पे। देखो म्यूटेबल का मतलब क्या है कि लिस्ट को बनाने के बाद उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। यानी कि अगर मैंने ये लिस्ट बनाई है एप्पल मैंगो बनाना, अब मैं क्या चाहती हूं कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वहां मैंगो ना रहे, वहां ऑरेंज हो जाए। आप समझ रहे हो, मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूं कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैंगो के प्लेस पे ऑरेंज हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट का नेम लिखते हैं, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यू चेंज करनी होती है, समझ रहे हैं ना बात को, जिस इंडेक्स पे मुझे वैल्यू चेंज करनी होती है मैं वो इंडेक्स नंबर लिखती हूं और इक्वल टू लगाकर हम लिख देते हैं जो वैल्यू न्यू हमें असाइन करनी है। अब देखो एप्पल का इंडेक्स 0 होगा, मैंगो का 1 होगा, बनाना का 2 होगा। तो मैंने क्या लिखा 1, कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या करना है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ऑरेंज करना है। तो होगा क्या, इस चेंज के बाद मेरी लिस्ट में पहला एलिमेंट हो जाएगा एप्पल, दूसरा हो जाएगा ऑरेंज और तीसरा हो जाएगा बनाना। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद क्या लिखा है कि एक लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं, ये तो हमने देख लिया, बट जरूरी नहीं है कि वो सारी वैल्यूज एक ही डाटा टाइप की हों। आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को करा सकते हो स्टोर। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है, डेटा, और डेटा नाम की लिस्ट में मैंने 10, 3.5, पाइथन, ट्रू, मतलब कि मैंने डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यू है वो स्टोर कराई हुई है। अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रू तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, तो ट्रू मेरी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ट्रू मेरी बुलियन वैल्यू है। बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रू को डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट्स वैल्यू भी लिस्ट में अलाउ होती है, यानी कि एक वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब बनाने के बाद उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू अलाउ होती है, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ होती हैं। ठीक है, और क्या सिंटेक्स है, क्या ऑर्डर्ड कलेक्शन है, क्या इंडेक्सिंग है, वो आपको समझा दिया। आगे चलो, आगे आता है हमारे पास रेंज और टपल। तो पहले हम टपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेंज को। टपल क्या होता है, तो टपल देखो, जो टपल और लिस्ट में कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें अलग हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें तो ठीक है, जो डिफरेंट है वो बता देती हूं मैं आपको। सबसे पहली बात, टपल में भी लिस्ट की तरह हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेकिन टपल को क्रिएट करने का और लिस्ट को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो अलग होता है। लिस्ट को क्रिएट करते हैं लिस्ट नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहां पे आप लिखते हो टपल का नेम। अब जैसे आप अपनी लिस्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो, वैसे ही आप अपने टपल का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो टपल का नेम लिखेंगे आप, फिर वहां पे क्या लगाते हैं, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल में आप क्या लगाओगे, पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट्स। सिंपल, तो टपल नेम इक्वल टू और ये वाले ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हो। आप जो एलिमेंट अपने टपल में चाहते हो उन्हें लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये किसका सिंटेक्स है? ये सिंटेक्स है टपल को क्रिएट करने का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक टपल क्रिएट किया है, टपल का नाम क्या है? टी, और ये टपल की मेरी वैल्यूज है 10, 20, 30। और जैसे मैं अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकती हूँ, वैसे ही मैं अपने टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकती हूँ। कैसे? तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन, ब्रैकेट में टपल का नाम, टपल का नाम क्या है? टी, तो टपल का नाम टी, और मेरा ये जो टपल है ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ सिंटेक्स में क्या डिफरेंट है। बाकी टपल में भी आप क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। टपल के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू अलाउ होती है। टपल में ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जैसे हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है वैसे टपल्स के एलिमेंट की होती है। तो अगर 10, 20, 30 को हम स्टोर करेंगे तो लिस्ट की तरह टपल के एलिमेंट्स की भी क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब दूसरा और सबसे बड़ा चेंज क्या है? लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या बताया है? कि बदलाव पॉसिबल है बनाने के बाद। टपल क्या होता है? टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। टपल क्या है हमारा? टपल हमारा इम्यूटेबल है। इसका मतलब टपल को अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप बने हुए एग्जिस्टिंग टपल में कोई चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो आपको न्यू टपल क्रिएट करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग टपल होगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो टपल का सिंटेक्स हो गया, टपल ऑर्डर्ड कलेक्शन है, टपल हमारा डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू होल्ड कर लेता है, टपल में भी इंडेक्सिंग होती है। दो डिफरेंसेस क्या थे? कि टपल का सिंटेक्स लिस्ट से अलग होता है और टपल इम्यूटेबल होता है और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। क्लियर है बात? अब आता है रेंज। देखो, रेंज का सबसे ज्यादा यूज या रेंज हमारा एग्जैक्ट कैसे काम करता है वो हम समझते हैं तब जब हम फॉर लूप्स के प्रोग्राम करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ रेंज का। एग्जैक्ट जो वर्किंग होगी रेंज की वो हमारा आगे के यूनिट्स में फॉर लूप आएगा, वहां पे हम समझेंगे। तो रेंज क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है। रेंज का मतलब क्या है? एक रेंज, एक मतलब स्पेसिफिक रेंज कि भाई ये चीज यहां से यहां तक होती है। तो रेंज क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है, सीरीज ऑफ वैल्यू, कॉमनली यूज करते हैं इसको लूप्स में। तो एक रेंज बताता है ये चीज यहां से यहां तक है। उस रेंज को बताने के लिए हम रेंज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखा है क्या, तो रेंज को सिंटेक्स क्या है रेंज का? तो वही सबसे पहले आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बना सकते हो। मैंने आर वेरिएबल बना दिया, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, फिर मैंने लिखा है रेंज कीवर्ड को। ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 5, 10, 15 जो आपका मन हो। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है। तो देखो 5 का मतलब ये है बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होगा? ये बाय डिफॉल्ट शुरू होगा 0 से, कॉमा रेंज कहां तक होगी? तो जो वैल्यू आप यहां लिख रहे हो उससे एक पहले होगी। तो अगर बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू हो रहा है और मैंने यहाँ 5 लिखा है तो उससे पहले ही, यानी कि 0 से लेके 4 तक जाएगा ये। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो फंक्शन है ये कितने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करेगा, तो ये 0 जनरेट करेगा, ये 1 जनरेट करेगा, ये 2 जनरेट करेगा, ये 3 जनरेट करेगा और ये 4 जनरेट करेगा। तो जो आप रेंज की वैल्यू लिखते हो, स्टॉपिंग वैल्यू, आपका जो रेंज फंक्शन होता है वो उससे पहले ही रुक जाता है। और क्योंकि यहां पर कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये शुरू होता है 0 से। 0 से लेके कहां तक? जो स्टॉपिंग वैल्यू होगी उससे पहले रुक जाएगा। देखो जब मैंने यहाँ प्रिंट कराया आर की वैल्यू को तो क्या प्रिंट हुआ? रेंज 0 से लेके 5। तो 0, 1, 2, 3 और 4। 5 क्या थी? मेरी स्टॉप वैल्यू थी। तो ये स्टॉप से एक पहले खत्म होता है। अगर मुझे वैल्यूज भी देखनी है तो मैंने दोबारा लिखा है r इक्वल टू रेंज 5, प्रिंट करा दिया मैंने लिस्ट ऑफ r। मतलब कि अगर आप सिंपल r प्रिंट कराओगे तो ये आपको ऐसे प्रिंट करके देगा कि रेंज 0 से 5 तक है। अगर आपको इसके अंदर की वैल्यूज भी देखनी है तो आप प्रिंट कराओगे लिस्ट लिख के, प्रिंट लिस्ट ऑफ r। मतलब कि जो भी आपकी रेंज की वैल्यूज हैं 0 से 5 तक उसकी एक लिस्ट बन के आ जाए आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट में बन के आ गया, लिस्ट बन के आई है। देखो कैसे मुझे पता है कि ये लिस्ट में आई है? क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आई है
और स्क्वायर ब्रैकेट का सिंटेक्स किसका होता है, लिस्ट का। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इस रेंज फंक्शन के अंदर जो जो वैल्यूज थी वो सारी आ गई हैं। क्या बताया था मैंने कि अगर रेंज 5 लिखी है तो वैल्यूज क्या क्या है इसके अंदर, 0 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे लिख देती कि जो रेंज है मेरी कोई वो मेरी 10 है, ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से लेके 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर आप इसे प्रिंट कराओगे, प्रिंट लिस्ट ऑफ, मान लीजिए मैंने कहा कि ये वेरिएबल क्यू में स्टोर है, वेरिएबल तो कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ आर था, यहाँ मैंने क्यू बना दिया। अगर मैं लिखूं प्रिंट लिस्ट ऑफ क्यू तो क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 9 तक की जो काउंटिंग्स होंगी वो लिस्ट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा रेंज काम करता है। मैंने फिर बोला कि रेंज हमारा एक ऐसा की टाइप है, एक ऐसा फंक्शन है जो हम जब पढ़ेंगे लूप्स को तो ज्यादा बेटर हमें क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, एग्जैक्टली कैसे यूज होता है प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको आ गया होगा, आगे चलो। आगे आता है हमारा सेट्स। तो जो सीक्वेंस डेटा टाइप होता है उसके अंदर हमारे 4 हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज, और वो चारों हमने कवर कर लिए। अब आता है हमारा अगला, तो सीक्वेंस के बाद अगला कौन है, हमारा सेट्स है। तो सीक्वेंस में जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी कि ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, मतलब जिस सीक्वेंस में मैं वैल्यू दे रही हूं उसी सीक्वेंस में जो वैल्यूज होती हैं वो मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं। लेकिन सेट्स क्या है, सेट्स हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यहां पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है और ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब वैल्यूज को असाइन करने का ऑर्डर मेमोरी में जाकर जब वो स्टोर होती हैं तो जो ऑर्डर मैंने दिया है हो सकता है कि वो ऑर्डर चेंज हो जाए। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, देखो लिखा हुआ है सेट एक अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन होता है। सेट्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि सेट्स में भी बनाने के बाद आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। दूसरी बात, हर एलिमेंट जो है सेट का यूनिक होगा। जैसे हमने देखा कि लिस्ट में, टपल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती हैं, बट सेट्स में ऐसा नहीं है। तो सेट्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, कोई ऑर्डर नहीं है एलिमेंट्स का। दूसरा, सेट्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। तीसरा, सेट्स हमारे यूनिक एलिमेंट का होता है, डुप्लीकेट वैल्यू सेट्स में अलाउ नहीं होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू तो अलाउ है, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू आप एक सेट में करा सकते हो स्टोर, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब बात आती है कि सेट्स को बनाने का सिंटेक्स क्या है। तो लिस्ट का सिंटेक्स हमने देखा, टपल का सिंटेक्स हमने देख लिया, सेट्स का क्या सिंटेक्स होता है। तो सेट बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हो सेट का नेम। तो जो भी आप चाहते हो अपनी मर्जी से अपने सेट का नाम रख सकते हो, बस आपको रूल्स ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद आप लगाते हो करली ब्रेसेस। क्या लगाते हो, करली ब्रेसेस, और यहां सेट्स के एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो अपने एलिमेंट्स में, बस वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट था, टपल के लिए ब्रैकेट्स थे पैरेंथेसिस वाले, और सेट्स के लिए कर्ली ब्रेसेस हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा पहला सेट है कर्ली ब्रेस में 1 2 3 4। ये दूसरा सेट है जहां डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे प्रिंट करा सकती हूँ। मैंने लिख दिया प्रिंट और सेट, तो मैंने सेट प्रिंट कराया है, तो ये सारी वैल्यूज मेरी आउटपुट पे प्रिंट हो जाएंगी। फिर अगर हम चाहें तो अपने सेट की लेंथ प्रिंट करा सकते हैं। लेंथ का मतलब मेरे सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, लेंथ आप स्ट्रिंग की, टपल की, लिस्ट की, सेट की, सबकी देख सकते हो। स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया लेंथ फंक्शन, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बाकी की यूनिट्स में हमें डिटेल में कवर करना है, तो वहां उनके सारे फंक्शंस हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझाने के लिए आप सेट की लेंथ देख सकते हो। तो क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा है प्रिंट। फिर आप यूज करते हो len फंक्शन का। ये len फंक्शन जो है वो किसी भी चीज की लेंथ आपको रिटर्न करता है। लेंथ के बाद आप यहाँ पे अपने सेट का नेम लिखते हो। तो अगर मैं लिख दूंगी सेट, मुझे इसकी लेंथ देखनी है, तो 1 2 3 4 कितनी लेंथ है इसकी, 4 लेंथ है, तो 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेंथ भी देख सकते हो। बाकी लेंथ फंक्शंस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आता है हमारा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी की भी वही वाली बात है, डिक्शनरी को भी सब्सिक्वेंट यूनिट्स में हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिक्शनरी के बेसिक्स की बात करेंगे। डिक्शनरी क्या होती है बस वो हमें समझना है। तो डिक्शनरी बेसिकली एक तरीका है
अपने डेटा को स्टोर करने का। जैसे वेरिएबल में डेटा को स्टोर हम करा रहे हैं, है ना, लिस्ट में, टपल में, रेंज में, सेट्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। उसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी होती है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कराते हो। अब कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि आप डिक्शनरी में वैल्यू किस तरीके से स्टोर कराते हो। तो देखो हमारे पास एक नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, नॉर्मल डिक्शनरी जिसमें वर्ड मीनिंग होते हैं, तो उसमें आपके पास एक तरफ वर्ड्स होते हैं और दूसरी तरफ उस वर्ड्स के जो पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं वो आपके होते हैं। सेम वही फॉर्मेट है हमारी इस वाले डिक्शनरी का, वहां पर वर्ड मीनिंग होते हैं, यहां आपके पास डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले मेरे पास जो मेरी नॉर्मल डिक्शनरी है उसमें वर्ड मीनिंग है, और इस वाली पाइथन वाली डिक्शनरी में मेरे पास जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे होता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि डिक्शनरी को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, उसके बाद सारे ऑपरेशंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपनी डिक्शनरी का नेम लिखते हो, तो जो आपकी मर्जी हो आप अपनी डिक्शनरी का नेम बना सकते हो। ये मैंने लिख दिया डिक्शनरी का नेम। फिर आप लगाते हो इक्वल टू, उसके बाद आप लगाते हो कर्ली ब्रेसेस, यहां लगाओगे ओपन कर्ली ब्रेस और यहां लगाओगे क्लोज कर्ली ब्रेस, और इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को लिख रहे होते हो। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखा अपना की 1, अब ये की क्या है, वैल्यू क्या है बताऊंगी मैं अभी। सबसे पहले आपने लिखा की 1, फिर आपने लगाई यहाँ पे कोलन, और उसके बाद आपने लिख दिया इसकी वैल्यू को, वैल्यू 1। तो ये आपका पहला पेयर हो गया की वैल्यू पेयर का। फिर आपने लगाया कॉमा, और अब आप अपने बाकी की वैल्यू पेयर को भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया की 2, फिर लगाया मैंने कोलन, फिर मैंने इस की जो वैल्यू है वो लिख दी, वैल्यू 2, कॉमा। इस तरीके से करते करते जितने भी की वैल्यू पेयर्स चाहो आप अपनी डिक्शनरी के अंदर लिख सकते हो। तो ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है। यहाँ पे देखो मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, तो इन्फो मेरी डिक्शनरी का नेम है। अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स मैंने लगाया इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। उसके बाद ये सब क्या है, तो ये मेरे की वैल्यू पेयर्स हैं। सबसे पहला की क्या है मेरा, रोल नंबर, कोलन लगाकर उसकी वैल्यू 15, कॉमा लगाया। सेकंड की वैल्यू पेयर, सेकंड की क्या है मेरा नेम, कोलन लगा के वैल्यू क्या है पायल, कॉमा मार्क्स, कोलन 90.5। एक बात आपको ध्यान रखनी होती है, यहां पर जो की वैल्यू पेयर आप लिख रहे होते हो ये डिक्शनरी के अंदर का डेटा होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रोल नंबर, नेम या मार्क्स बना रहे हो तो आप ये सोचो कि अरे ये तो वेरिएबल्स होंगे, तो वेरिएबल्स में तो हम डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। डिक्शनरी के अंदर अगर आप की को भी लिख रहे हो एज अ स्ट्रिंग, तो वहां पर आपको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही उसको लिखना पड़ता है। सिंटेक्स क्लियर है? अब ये हुआ हमारा डिक्शनरी। अच्छा, एक टर्म है जो मैं रिपीटेडली यूज कर रही हूँ, सिंटेक्स। तो मुझे लगता है पता होगा, मैं बता देती हूँ। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि आप अपना जब कोड लिख रहे होते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग में हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, और अगर आप अपने कोड में उस चीज को उस तरीके से, उन रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं लिखते हो तो वो आपका गलत हो जाता है। उसे ही हम सिंटेक्स कहते हैं। जिसे मैंने लिस्ट पढ़ाया, टपल पढ़ाया, रेंज पढ़ाया, डिक्शनरी हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली इनको लिखने का तरीका। तो पाइथन में इन सब चीजों को लिखने का, बनाने का एक तरीका है, उस तरीके से ही आप इन सब चीजों को क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स, राइट? तो ये हमारा डिक्शनरी का सिंटेक्स हो गया। अगर मुझे अपनी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगी, तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी और डिक्शनरी का नाम लिखूंगी। क्या है नाम, इन्फो, इन्फो अंदर, तो मेरी डिक्शनरी जो होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो डिक्शनरी है वो क्रिएट होती है और आप उसे प्रिंट करा सकते हो। अब यहां पर देखो, यहां पर जैसे हमारे पास लिस्ट था, हमारे पास टपल था, वहां अपने इंडेक्स का यूज करके हम क्या कर पा रहे थे, तो वहां अपने इंडेक्स का यूज करके हम वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे थे। डिक्शनरी में हमारे पास इंडेक्स नहीं होता। डिक्शनरी में अगर आपको अपनी वैल्यूज एक्सेस करनी होती है तो आप कीज की मदद से अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हो। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कराया है, तो मेरी डिक्शनरी प्रिंट हुई है। उसके बाद देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने डिक्शनरी का टाइप प्रिंट कराया, टाइप ऑफ इन्फो, तो प्रिंट हो गया क्लास डिक्ट।
ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे 15 प्रिंट कराना है, डिक्शनरी की वैल्यू है 15, उस तक मुझे पहुंचना है। तो जैसे स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में एक वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम उसके इंडेक्स नंबर का यूज कर रहे थे, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम की का यूज करते हैं। कैसे? तो मैं लिखूंगी पहले प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैंने लिखा इन्फो। इन्फो का मतलब क्या है? इन्फो मतलब मेरी डिक्शनरी का नाम, फिर मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर इंडेक्स नहीं है, यहां पर हमारे पास की है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में की क्या है? मेरा रोल नंबर। तो क्या लिखा मैंने? रोल नंबर। तो इससे होगा क्या कि इन्फो डिक्शनरी में रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या है? 15। तो क्या प्रिंट हो गया? 15। अगर मुझे 90.5 चाहिए तो प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट के बाद सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं? डिक्शनरी का नेम। डिक्शनरी का नेम क्या है? इन्फो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या चाहिए मुझे? 90.5। 90.5 किसकी वैल्यू है? मार्क्स की। तो मार्क्स, तो मार्क्स मेरा एक की है जिसकी वैल्यू 90.5 है, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है कि आप अपनी डिक्शनरी में अगर कोई की है, उसकी वैल्यू आपको अपडेट करनी है, वो आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास लिस्ट होती है म्यूटेबल, वैसे ही जो डिक्शनरी होती है वो भी हमारी म्यूटेबल होती है। तो डिक्शनरी में अपनी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज करने के लिए इंडेक्स नंबर्स का यूज कर रहे थे, डिक्शनरी में हम वैल्यू को चेंज करने के लिए की का यूज करते हैं। यहां बेसिकली इंडेक्सिंग नहीं होती है, वहां पर जो काम इंडेक्स कर रहा होता है, यहां पर वो काम की कर रही होती है। जैसे अगर मुझे नेम मेरा की है और पायल मेरी वैल्यू है, तो पायल की जगह मुझे राहुल करना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो सबसे पहले मैं लिखूंगी डिक्शनरी का नाम, तो इन्फो डिक्शनरी का नाम है। उसके बाद मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी? कौन सी की है जिसकी वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। तो अगर मुझे पायल की जगह राहुल करना है तो पायल की क्या है? नेम। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी नेम, कि नेम की है जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लगा के मुझे क्या वैल्यू करनी है? न्यू वैल्यू क्या होगी? तो भाई मुझे राहुल करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया राहुल। तो इससे होगा क्या? डिक्शनरी इन्फो जो आपकी डिक्शनरी है उसमें नेम की जगह, नेम मतलब नेम जो की है उसकी वैल्यू पे क्या आ जाएगा? राहुल आ जाएगा। तो पायल हट जाएगा और राहुल आएगा। देखो यहां मैंने किया है इन्फो और नेम की जगह मैंने क्या कर दिया? राहुल। और इस लाइन को करने के बाद, इसे लिखने के बाद दोबारा मैंने क्या करा? डिक्शनरी को प्रिंट कराया। तो क्या प्रिंट हुआ है? रोल नंबर 15, और नेम में क्या प्रिंट हुआ है? राहुल। इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। अब अगर आपको एक न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? वो भी आसान है। सबसे पहले आप डिक्शनरी का नेम लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी की आपको बनानी है न्यू वाली वो लिख दो, इक्वल लगा के उस की क्या वैल्यू होगी वो लिख दो। तो मैंने कहा इन्फो डिक्शनरी में सब्जेक्ट नाम की मुझे ऐड करनी है और इक्वल टू पाइथन, उस की वैल्यू क्या होगी? पाइथन। तो उसके बाद मेरा देखो सब्जेक्ट पाइथन यहाँ पे ऐड हो गया। तो यानी कि हम अपनी की मदद से एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, अपनी की मदद से एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और अपने की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा पूरा डिक्शनरी है। म्यूटेबल होता है, डुप्लीकेट की नहीं हो सकती है। यहां पर जो आपकी कीज है वो सिंगल होगी। अगर रोल नंबर की एक बार आ गया इस डिक्शनरी में तो दोबारा इस की में रोल नंबर नहीं आ सकता। तो डुप्लीकेट की आपकी अलाउ नहीं होती है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा बुलियन। तो बुलियन भी हमारा एक टाइप है डेटा का। यहां पर आपकी दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। जनरली इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो वहां आपका क्या होता है? एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है और एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके उसके दो ही रिजल्ट्स आते हैं, या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। तो इन दैट सिनेरियोस हम बुलियन को यूज कर रहे होते हैं। तो बुलियन क्या करता है? दो ही वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। जब आप लॉजिकल कंडीशंस की या प्रोग्राम्स में डिसीजन मेकिंग की बात करते हो वहां आपका जो बुलियन होता है वो यूज होता है। बुलियन आपका केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि जो हमारी बुलियन वैल्यू ट्रू है उसे आप इस तरह से लिखते हो, बट अगर कहीं पर आप उसे ऐसे लिख दोगे तो वो गलत होगा। पाइथन केस सेंसिटिव है तो बुलियन ट्रू ऐसे लिखे जाते हैं, ट्रू।
और फॉल्स, ये हमारा बुलियन वैल्यू है और इस तरीके से ही आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। तो या तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो वो आपका बुलियन होता है। देखो ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है। जब मैं ए का टाइप प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा, बूल, मतलब ए जो है वो बुलियन टाइप का है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जब हमने अपने ट्रू को लिखा था तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ट्रू हमारा एक बुलियन वैल्यू होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नन। नन में क्या होता है, तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कई बार हम कोई फॉर्म फिल करते हैं बट कोई डेटा हमारे पास नहीं होता तो उस कॉलम को हम खाली छोड़ देते हैं। जैसे अपने स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स में बच्चे जनरली अपने पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर वाला ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो जब आपके पास किसी कॉलम के लिए कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होता तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम नन यूज करते हैं। नन का मतलब कि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है या वहां पर एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, वहां पर हमारा नन यूज होता है। तो नन एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। व्हेन ए वेरिएबल हैज नो वैल्यू असाइंड, जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती है तो वहां पर हम नन का यूज करते हैं या वहां पर उसकी वैल्यू नन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरा एक्स वेरिएबल था जिसको मैंने नन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन नहीं करना चाहती या मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं x का टाइप प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा, नन टाइप, क्योंकि x एक ऐसा डेटा टाइप हो जाएगा जिसकी वैल्यू नन है। तो क्या प्रिंट हो गया, नन टाइप। तो बुलियन में क्या है कि वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, और नन में क्या है, जब आपके पास वेरिएबल्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू होती है, वहां पर आप नन का यूज करते हो। अब ये हुए हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप, यानी कि आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिक टाइप है उसको डिक्लेयर करना है। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल, आप एक वेरिएबल बना देते हैं। लेट अस सपोज मैंने कह दिया कि एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू मेरे पास 10 है, ये भी मेरा न्यूमेरिक हो गया। मैंने कह दिया y जिसकी वैल्यू मेरे पास 20.6 है, ये भी मेरा न्यूमेरिक का पार्ट है। मैंने कह दिया z जिसकी वैल्यू मेरे पास 3 + 4j है, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों न्यूमेरिक के पार्ट हैं, इंट, फ्लोट और आपका कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन ऑल पाइथन डेटा टाइप्स, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट पाइथन डेटा टाइप्स विद एग्जांपल्स, ये भी हो जाएगा। हाउ आर न्यूमेरिक टाइप डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इन पाइथन, हो जाएगा, कैसे आप न्यूमेरिक टाइप्स को यूज करते हो, डिक्लेयर करते हो पाइथन में। ठीक है, अगला क्या है, हाउ टपल डिफर फ्रॉम लिस्ट इन पाइथन, टपल को हम लिस्ट से डिफरेंट कैसे कह सकते हैं। तो सिंटेक्स अलग होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। उसके अलावा लिस्ट क्या होती है, आपकी म्यूटेबल होती है, टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो ये 2 से 3 डिफरेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बाकी जब नेक्स्ट टाइम पे टपल और लिस्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तब भी ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। तो अभी हमने देखा कि जब डेटा को की वैल्यू के पेयर में स्टोर कराते हैं हम, तब हम डिक्शनरी का यूज कर रहे होते हैं। किस तरीके से वैल्यू को ऐड ऑन करना है, चेंज करना है, वो सारे ऑपरेशंस हमने देख लिए, राइट। अब जाने से पहले अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे आपका सेकेंड ईयर का उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है सभी ब्रांचेस के लिए। मैंने बता दिया है क्या क्या कोर्स के फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा 1 शॉट रिवीजन के लिए अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 11 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो है जिसमें आपका मैथ्स 4 इंक्लूड है और ये आपका सभी ब्रांचेस के लिए है। अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली आप अपने कोर्स में एनरोल करके टाइमली अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।